स्टॉक मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो दो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं, पहला स्टॉक मार्केट्स में लिक्विडिटी, जो पैसा आता है, और दूसरा जो पैसा निकलता है। क्यों? इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ओवरऑल मार्केट में, ओवरऑल सिनेरियो में। तो दो सबसे बड़े मेजर लोग होते हैं जिनके पैसे आते हैं। लोग नहीं, आप उनको इंस्टीट्यूशन बोल लो। सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं FII, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये जो दो लोग हैं या दो ग्रुप ऑफ लोग जो हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा मार्केट में फ्लो होता है। पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ महीने से आप कंटिन्यूस एक चीज़ देखिएगा, वो ये है कि FIIs कंटिन्यूसली बेच रहे हैं। सवाल है FIIs कंटिन्यूसली क्यों बेच रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। और इसी के कारण मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है ऊपर जाने का। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक बार मजे मजे में जब उनसे ये पूछा गया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों बेच रहे हैं, तो उन्होंने मजे मजे में कह दिया कि हमारे जो रिटेलर्स हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि हमें FIIs की ज़रूरत नहीं है, कैसा भी शौक होगा हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। आज के रेट में कोई उनसे पूछ ले तो कुछ और आंसर कर देंगे शायद वो, लेकिन हकीकत यही है कि कोई भी मार्केट हो, कैसा भी मार्केट हो, US हो, इंडिया हो या कहीं का भी मार्केट्स हो, आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने में एक बड़ा पैसा है, स्मार्ट मनी है, और स्मार्ट मनी जो है वो घूमता है अक्रॉस। उनको जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलता है वहाँ पे उस पैसे को लगाते हैं। अगर हमारे मार्केट में उनको पोटेंशियल दिखेगा तो वो पैसा लेके आएंगे। वो किसी के सगे नहीं हैं, उनको जो मार्केट जहाँ पे दिखता है, जहाँ पे उनको ज़्यादा रिटर्न दिखता है, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। सवाल है कि फिर वो हमारे मार्केट से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? सवाल है कि हमारे मार्केट से उनको दिक्कत क्या है? सवाल है कि हमारे मार्केट्स में वापस वो कब इन्वेस्ट करेंगे? कितना पैसा वो बेच चुके हैं अभी तक, इस साल में, पिछले साल में, या उससे पहले में, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बोला भी था कि अगर हमें ऊपर जाना है तो हमें FIIs की ज़रूरत पड़ती है, और मैंने आपको डेटा दिखाया था उस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा कि जब भी FIIs ने जब खरीदा है या बहुत कम बेचा है तो हम ऊपर गए हैं, लेकिन जब भी वो बहुत ज़्यादा बेचे हैं तो एक दो एक्सेप्शन को छोड़ दीजिएगा तो हम ऊपर नहीं गए। हम बहुत स्ट्रगल किए ऊपर जाने का, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। वो बेचते हैं तो यहाँ से जो खरीद रहे हैं वो बैलेंस आउट हो जाता है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि FIIs ने कितने नंबर्स बेचे हैं, कितना पैसा बेचा है, और जो मेन वजह है कि वो क्यों बेच रहे हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। आधा अधूरा मत देखिएगा, पूरा देखिएगा तो सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ये टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। मैंने भी सोचा था पहले वीडियोज बनाने को, लेकिन कभी वक्त नहीं मिलता, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अब बनाने को। चलिए फिर वीडियो खुद भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि FIIs अपने पैसा को क्यों बेच रहे हैं, वाई FIIs आर सेलिंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, आप अपना रिस्क जरूर मैनेज कीजिएगा, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। किसी के भी कहने पे, कोई भी सोशल मीडिया बंदे, कोई भी बंदे का सोशल मीडिया पे कहने पे आप उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं कि FIIs क्यों बेच रहे हैं। देखिए, वजह तो बहुत सारी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से आज के रेट में भी उनका ऑलमोस्ट $750 बिलियन मार्केट में लगा हुआ है इंडिया में। तो एक सर्टन पॉइंट पे जब, देखिए, कोई भी बंदा जब पैसा बहुत ज़्यादा लगाता है और वो पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो करता है तो उसमें वो प्रॉफिट बुक करता है। मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि FII जो आज के रेट में कर रहे हैं वो एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग भी है, प्लस कुछ पैसा और निकालने का है, जिस पैसे को बाकी मार्केट्स में लगा रहे हैं जहाँ पे उनको इंडिया से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है। वो बाकी मार्केट्स कौन से हैं? बाकी मार्केट जैसे कि सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, और भी जगह है जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स होते हैं। सो जहाँ पे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, आज के रेट में चाइना में पैसा जा रहा है, जापान से भी पैसा निकल के बाकी जगह जा रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे आपके साथ रिस्ट्रिक्शंस है कि जैसे हम इंडियन हैं तो हमें इंडियन मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर इंडिया के बाहर हमें बाकी दुनिया में इन्वेस्ट करना है तो बहुत डिफिकल्ट सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको हर एक ब्रोकर का एक्सेस मिलेगा नहीं, और अगर गलती से मिल भी गया तो पैसा डालना, फिर चेंज करना करेंसी को, और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जो FIIs हैं उनके लिए वो सब बहुत आसान है, तो वो उनको किसी मार्केट के सगे नहीं है वो।
उनको जो मार्केट सही लगता है, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, जहाँ पे उनको लगता है कि उनका ज़्यादा पैसा बन सकता है, उस पैसे को वहाँ निकालते हैं और वहाँ पे लगाते हैं। इसीलिए इनफ्लो आउटफ्लो चलता रहता है, उनके लिए कोई मेजर नियम नहीं है। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे और फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं। निफ्टी की बात हमने की थी, लेवल भी ड्रॉ किया था 22,800, वो इंटैक्ट रहा है, ऊपर जा रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है इससे रिजेक्ट हो रहा है, अगर हम इसके ऊपर चले जाते हैं तो अच्छी बात रहेगी। इस लेवल का ध्यान रखिएगा, वो लेवल है 23,400 का लेवल। मैंने इसके बारे में पोस्ट भी डाला था ट्विटर पे और टेलीग्राम पे। तो जब तक 23,400 इंटैक्ट है, बिकॉज ये फॉलो थ्रू कैंडल है अच्छे वॉल्यूम के साथ, जब तक ये इंटैक्ट है मार्केट थोड़ा सा बुलिश रहेगा। लेकिन अगर गलती से इसके नीचे आ गया तो जो भी ये रेंज बनाया है ये ख़त्म हो जाएगा और वापस हम नीचे जाने का सोचेंगे। अब हम चलते हैं स्टॉकेज पे। यहाँ पे हम चलते हैं एफआईआई के डेटा को देखने के लिए। तो आज भी एफआईआई ने ऑलमोस्ट 3,549 करोड़ का बेचा है जब ये वीडियो बना रहा हूँ। कल जब आपको मिलेगा उसका डेटा कुछ और होगा। मैं 6 फरवरी की रात को वीडियो बना रहा हूँ, रात को क्या सुबह हो गया, सुबह 6 बज गए। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो फरवरी 4 को उन्होंने नेट बाइंग की थी, बट उससे पहले कॉन्स्टेंट बैक टू बैक सेल किए हैं। पूरे जनवरी महीने में एक दिन बस जो 2 जनवरी के उस दिन बाइंग किए थे, बाकी पूरा बेचे हैं। दिसंबर में देखिएगा तो 13 दिसंबर को छोड़ के और बाकी नीचे स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में खरीदे थे, बाकी नहीं। नवंबर में जाइएगा तो अगेन यहाँ पे डेटा ज़्यादा नहीं है, लेकिन बैक टू बैक वो कांस्टेंट बेच रहे हैं। सबसे आसान डेटा है मंथली टाइम फ्रेम पे चलने का। तो अगर मंथली पे चलेगा तो आपको पता चलेगा कि 2025 फरवरी में अभी तक 9,709 करोड़ बेच चुके हैं वो, जबकि फरवरी महीना चालू हुआ, अभी तो पूरा महीना बाकी है। जनवरी 2025 में 87,374 करोड़ का बेचे हैं वो, मतलब इनसेन अमाउंट पे बेचे हैं। समझिए अभी दिसंबर महीने में अगर आप गौर कीजिएगा तो 16,982 करोड़ बेचे हैं, पहले से कम। नवंबर महीने में 45,974 करोड़, इनसेन। अक्टूबर महीने में सबसे ज़्यादा बेचे थे पिछले काफ़ी टाइम में, वो था 1,14,445 करोड़, और यहीं से मार्केट गिरना चालू हुई थी अगर आपको याद हो तो। जब इतना ज़्यादा बेचे मार्केट गिरा और फॉलोड बाय आज तक गिर ही रहा है। ठीक है, एक वीडियो हम और इंटरेस्टिंग लाने वाले हैं निफ्टी के हिस्टोरिकल पॉइंट्स पे कि 4 महीने से बैक टू बैक रेड में क्लोज हुआ है, क्या इस बार होगा या नहीं। वो वीडियो आपके सामने मंडे या ट्यूसडे को आ जाएगा, वो देखिएगा, वो मज़े आएंगे उस वीडियो में आपको। सितंबर में वो खरीदे थे, अगस्त में बेचे थे और ऐसे चलता रहा। अब ईयरली लेवल पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 2025 में 97,000 करोड़ बेच चुके हैं। 2025 तो चालू हुआ है। 2024 में 3,02,434 करोड़ बेचे हैं। लेकिन अगर आप मजे वाली बात कीजिएगा तो 1.5 मंथ भी नहीं हुआ है 2025 में, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ बेचने वाले हैं, मतलब कल हो जाएगा 1 लाख करोड़। तो बाकी इनके पास ऑलमोस्ट 11.5 महीना बचा है और 2 लाख करोड़ बेचेंगे अगर, तो इससे भी ज़्यादा बेच देंगे। ऐसा लगता है कि 2025 में 2024 से भी ज़्यादा बेचेंगे, जिस हिसाब से वो जनवरी को स्टार्ट किए। तो वो देखने लायक काफ़ी होगा। 2023 में अगर आप गौर कीजिएगा तो 16,510 करोड़ बेचे पूरे साल में, और निफ्टी पूरे साल में 20% ऊपर गया। लेकिन 2024 में 3,02,434 करोड़ बेचे तो बस 8.8% ऊपर गया। 2022 में 2,78,429 करोड़ बेचे, बस 4.3% ऊपर गया। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, जब बहुत कम बेचते हैं तो हम कितने ऊपर जाते हैं, और जब ज़्यादा बेचते हैं तो क्या होता है। और इस साल 97,000 करोड़ बेचे तो 0.2% नीचे। ऐसे ही बाकी साल का आपको दिख जाएगा। 2020 में खरीदे थे, 2019 में खरीदे थे। अब देखिए जो उनका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ होगा 2019-20 में, और उसके बाद एक एग्रेसिव बुल रन आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि उनका जो काफ़ी प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ हुआ होगा। सेम कहानी यहाँ पे है, अगर आप देख लीजिए। पहले बैक टू बैक 2014 के पहले काफ़ी साल बाइंग किए थे वो। 2008 से 14 में ऑलमोस्ट 2 ही साल बेचे हैं। लेकिन जब मोदी जी आए उसके बाद से ये कॉन्स्टेंट ज़्यादा बेच ही रहे हैं। अगर आप देखिएगा ये 4 साल और ये 5 साल, 9 साल बेचे हैं, 2 साल खरीदे हैं बस। तो एफआईआई कंटिन्यूसली बेच खरीद रहे हैं। सवाल है उसके पीछे वजह क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है। और ये पिछले कुछ साल में ज़्यादा क्यों हो रहा है इन कंपेरिजन टू पहले। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया वो है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। लेकिन जो दूसरा है वो बहुत मेजर अपडेट है। मैं उसको दूसरे तरीके से समझाता, उससे बढ़िया मैंने एक पोस्ट ले लिया है जिन बंदे का नाम है अक्षत श्रीवास्तव। वो सीए से हैं, शायद फाइनेंस की नॉलेज है उनको। उन्होंने बहुत अच्छा एक पोस्ट किया है। मैं भी एग्जैक्टली वही सोचता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि उनको क्रेडिट देके मैं दिखाता हूँ आपको। तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि लास्ट 5 ईयर्स निफ्टी 50 का जो रिटर्न है अगर आप देखिएगा तो 93% का रिटर्न। अब देखिए कोई भी स्मार्ट मनी पैसा लेके आएगा तो उसको रिटर्न चाहिए ना। अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है उसके लिए यहाँ पे, तो फिर वो दूसरे मार्केट में जाएगा जहाँ पे उसको रिटर्न मिलेगा। अगर ये बात जिनको नहीं समझता, अगर उनको पूछ लीजिएगा तो बोलेंगे अरे यार निफ्टी तो इतना रिटर्न दिया। नहीं दोस्त, इतना आसान नहीं है। वही मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। और ये अगर समझ गए आप तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन जो हमारा रुपीज़ है वो यूएसडीटी के टर्म में, मतलब डॉलर के टर्म में, यूएसडीटी बोल रहा हूँ क्रिप्टो के, जो हमारा रुपीज़ है वो डॉलर के टर्म में 37% डिप्रिशिएट हुआ, मतलब कमज़ोर हुआ है, घटा है।
रुपीज जो है डॉलर के कंपेरिजन में 87.5 रुपीज पहुंच गया है। अगर कृपा रही किनकी पता ही होगा आपको, तो पता चले अगला 2-4-5 साल में हम 100 रुपये भी पहुंच रहे होंगे $1 के हिसाब से, जो कि इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप डॉलर एडजस्टमेंट रिटर्न देखिएगा तो 56% हो जाता है। 93% निफ्टी 50 का रिटर्न था, डॉलर डिप्रिशिएट हुआ, रुपीज हमारा डिप्रिशिएट हुआ 37%, तो डॉलर का जो एडजस्टेड रिटर्न है 56% है। अगर आप जीएसटी, एसटीटी, कैपिटल गेन सब कुछ लगा दीजिएगा जो उनको देना ही पड़ेगा, तो 47-48% होता है। तो 5 साल में अगर 47-48% हो रहा है, मतलब कितना ही रिटर्न है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि CAGR इज एब्सिमल, मतलब ऑलमोस्ट कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा। 7-8% का CAGR होगा उनके लिए। नाउ हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, RBI ओवर द लास्ट 2 years हैड बीन सेलिंग इज फॉरेक्स रिजर्व्स टू सेव INR। RBI अपना फॉरेन रिजर्व बेच रहा है INR को बचाने के लिए, लेकिन तब भी INR नहीं बच रहा है। नाउ लुक लाइक दिस व्हाट इज लॉस्ट, क्योंकि हम कमज़ोर और हो रहे हैं, जबकि RBI और भी ताकत लगा रही है अपने कमज़ोर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है। सो दिस इज द नंबर 1 रीजन वाई FIIs आर लिविंग द इंडियन मार्केट्स, देयर इज जस्ट नॉट इनफ रिटर्न्स फॉर देम टू स्टे इन्वेस्टेड। यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि उनको यहाँ पे जो रिटर्न चाहिए उनको मिल नहीं रहा है। अब हमारा अपना ही देख लीजिए, अगर 5 साल में आपने निफ्टी के हिसाब से 93% का रिटर्न बनाया होगा, जूम कर लीजिए, तो आप टैक्स देने के बाद और ये GST, STT, कैपिटल गेन सब कुछ टैक्स देने के बाद वो काफ़ी घट जाता है आपका। तो एट एन एवरेज अगर आपको लग रहा है कि आपने 12-13% पे रिटर्न बनाया, नहीं दोस्त, वो 10% के आसपास का रिटर्न बन जाएगा आपका। सर इतना ही सिंपल है। ये बहुत अच्छा था। यहाँ पे एक बंदे ने लिखा है कि दैट्स अ CAGR ऑफ 8% विच इज नॉट रियली एब्सिमल। तो इनने लिखा कि नाउ कोट मेडिकल स्कूल फी इन्फ्लेशन इन इंडिया, बिकॉज एक इन्फ्लेशन भी की तो बात है, हम उसकी तो बात ही नहीं की है। तो अगर आप इतना रिटर्न भी बनाए 5 साल में, और उसके बाद जो महंगाई है एट एन एवरेज 6-7% पे, तो महंगाई चल रही है इन्फ्लेशन पे, तो आपने रिटर्न बनाया कहाँ पे? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोगों को नहीं समझता। लोगों को लगता है कि वो FD में पैसा डाल दिए तो पैसा बन जा रहा है। नहीं दोस्त, वो पैसा बन नहीं रहा है। आप पैसा हार रहे हो, ओवरऑल अल्टीमेटली हार रहे हो। आप एब्सोल्यूट नंबर पे देख रहे हो तो इसलिए आपको लग रहा है कि पैसा बन रहा है, नहीं। इसीलिए जब लोग मेरे से पूछते रहे कि भाई कितना रिटर्न काफ़ी है, देखिए मैं इसका एक आंसर देता हूँ आपको। वो आंसर समझ गए तो अच्छा है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इतना पैसा बनाए कि आप इन्फ्लेशन को ईजिली बीट कर पाएँ। पहला, टैक्स देने के बाद भी अगर साल का 10-12% पे आप ग्रो करते हैं, तब लगेगा कि हाँ आपने कुछ किया। अगर आप साल का 12-13% बना रहे हैं, इन्फ्लेशन 6-7% है, तो आपका पैसा कितना ही ग्रो किया, टैक्स देने के बाद और कितना ही ग्रो किया। तो ये आपको समझनी पड़ेगी। इट्स नॉट दैट ईजी। मार्केट में आना, कूल लगना अलग कहानी है, लेकिन मार्केट में सही में रह के सब कुछ देख के पैसा बनाना बहुत अलग कहानी है। तो आपको समझदार बनना है। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा और आपकी आंखें खुली होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं यही कहता हूँ आपको कि सीखिए, समझिए, पढ़िए, जानिए। जब पढ़िएगा, सीखिएगा, जानिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अब ये बात जो मैंने आपको बताया, ये बात बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी। जो सपोर्टर्स होंगे बोलेंगे अरे अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप डेटा को नहीं मानिएगा तो हम क्या ही बात कर सकते हैं। वो था ना, इफ़ यू डोंट वांट टू बिलीव इट, आई एम सॉरी, मतलब इफ़ यू डोंट गेट इट और इफ़ यू डोंट वांट टू बिलीव इट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट हेयर टू कन्विंस यू। मैं आपको यहाँ कन्विंस करने नहीं आया हूँ। मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ। आप जाके अगर रुपीज़ का ही चार्ट देख लीजिएगा, अगर आपको मैं दिखाता हूँ नॉर्मली, अगर USD INR आप कर लीजिएगा चार्ट, तो आपको क्या दिखेगा कि हम कितने कमज़ोर हो रहे हैं। 87.5 और ये कांस्टेंट ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसा चलता रहा, अगर इस हिसाब से बुल रन चलता रहा इसका, तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो यही थी टोटल कहानी दोस्त। जब तक हमारा रुपीज़ कमज़ोर होता रहेगा, जब तक DXY बढ़ता रहेगा, डॉलर डोमिनेंस बढ़ता रहेगा, गोल्ड बढ़ता रहेगा, तो इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।